नेक्स्ट पार्ट है एसएससी। एसएससी मीन्स हु इज़ लायबल टू पे टैक्स, ऐसा पर्सन जो टैक्स पे करता है। एंड एसएससी मीन्स अ पर्सन हु इज़ लायबल टू पे टैक्स, मतलब ऐसा पर्सन जो टैक्स पे करेगा। हु इज़ लायबल टू पे इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, सिर्फ टैक्स ही नहीं, उसके ऊपर जो भी ब्याज बनता है या पेनल्टी बनती है उसको पे करेगा। एसएससी एक ऐसा पर्सन है इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग्स हैज़ बीन टेकन, उसके लिए जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हूँ, लाइक फॉर असेसमेंट ऑफ हिज इनकम, उसकी इनकम के लिए या फिर उसके इनकम और लॉस के असेसमेंट के लिए। डीम्ड एसएससी के केस में उसकी इनकम और लॉस को असेसमेंट के लिए। फॉर द असेसमेंट ऑफ रिफंडेबल अमाउंट, इन सब केसेस में अगर उसकी कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है तो वो क्या होगा, एसएससी। मतलब एसएससी कौन है, जो ऐसा पर्सन जो टैक्स पे करेगा, जिसके लिए जो इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी के अंदर डीम्ड एसएससी। डीम्ड एसएससी मीन्स अ पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी फॉर सम अनदर पर्सन, किसी और पर्सन के लिए वो एसएससी है। इनकम किसी और पर्सन के नाम से जनरेट हो रही है, पर टैक्स कौन पे करेगा, डीम्ड एसएससी। और वो कौन कौन हो सकते हैं, एग्जाम्पल आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो क्या माने जाएंगे, डीम्ड एसएससी माने जाएंगे। नेक्स्ट आता है एसएससी इन डिफॉल्ट। एसएससी इन डिफॉल्ट मीन्स when a person is responsible for doing any work under the act and he fails to do it, he is called assessment SSC in डिफ़ॉल्ट। ऐसा पर्सन अगर कुछ काम करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है करने के लिए और वो फेल हो जाता है वो करने के लिए, तो हम उसे मानेंगे एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी हैज़ टू डिडक्ट टीडीएस फ्रॉम देयर एम्प्लॉयज़। टीडीएस मीन्स टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। एक कंपनी को टीडीएस काटना होता है हर एक अपनी उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी में से, एंड डिपॉजिट इट टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और वो जितना भी टीडीएस कंपनी काटेगी वो सारा का सारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करना पड़ता है। बट इफ़ ए कंपनी डज नॉट डिडक्ट इट, अगर कंपनी उसे डिडक्ट नहीं करती है एंड डिपॉजिट इट, देन दैट कंपनी इज़ नोन एज एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। भाई कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काम करना, क्या काम करना, उस टीडीएस को हर एक अपनी एम्प्लॉय की सैलरी में से काटना। अगर वो काटती नहीं है, कंपनी टीडीएस नहीं काटती है, अगर कंपनी टीडीएस नहीं काटती है तो क्या माने, क्या कहेंगे हम उस कंपनी को, वो कंपनी एसएससी इन डिफ़ॉल्ट है, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं की। ठीक है। नेक्स्ट आता है असेसमेंट ईयर। मैं पहले जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करते हैं, और कौन सी इनकम पे, प्रीवियस ईयर की इनकम पे। अब असेसमेंट ईयर है क्या, मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, मतलब ऐसा टाइम पीरियड जो 12 मंथ्स का है, कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जो स्टार्ट होगा अप्रैल के पहले दिन, एंड एंडिंग ऑन द 31 मार्च, और जो एंड होगा उसका कब, 31 मार्च। एंड एसएससी इज़ लायबल टू पे टैक्स। एक एसएससी जो है वो हमेशा लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए ऑन द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल की इनकम पे ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, मतलब असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी चल रहा है 2021 चल रहा है, तो असेसमेंट ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल। अब 1 अप्रैल तो मतलब 2020 की, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 क्या है, असेसमेंट ईयर है, मतलब इस साल टैक्स पे करेंगे। एनएसएससी इज लायबल टू पे टैक्स। ठीक है। कौन सी इनकम पे, प्रीवियस ईयर इनकम पे। अब प्रीवियस ईयर क्या होगा, मतलब 2019-20 तो होगा प्रीवियस ईयर, और जो 2021 है ये क्या है, असेसमेंट ईयर। मतलब असेसमेंट ईयर में हम टैक्स पे करेंगे प्रीवियस ईयर की इनकम पे। अब प्रीवियस ईयर क्या है भाई, आगे आता है ईयर इन विच इनकम इज़ अर्न, ऐसा साल जिस साल हम इनकम अर्न करेंगे, मतलब 19-20 में हमने जो इनकम अर्न की उसका टैक्स पे करेंगे हम असेसमेंट ईयर में। इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर एट द रेट्स डिसाइडेड बाय द फाइनेंस एक्ट। इनकम टैक्स हम चार्ज करते हैं प्रीवियस ईयर की इनकम पे, और कौन से रेट से, जो हमने पिछली वीडियो में कराया था, वो जो फाइनेंस एक्ट मतलब कि डिसाइड करते हैं। प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर बिगिंस ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। ऐसा फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड्स होता है 31 मार्च को। प्रीवियस ईयर विल बी सेम फॉर एसएससीज एंड फॉर ऑल सोर्स ऑफ इनकम। जो प्रीवियस ईयर है सेम होता है हर एक एसएससी के लिए और हर एक सोर्स ऑफ इनकम के लिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट प्रीवियस ईयर विल बी ऑफ 12 मंथ्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर हमेशा ही 12 महीने का हो। रीज़न, समटाइम्स फर्स्ट प्रीवियस ईयर, जो पहला प्रीवियस ईयर होता है, मे बी फॉर ऑफ लेस देन 12 मंथ्स। फॉर एग्जांपल, किसी को जॉब मिली है जुलाई या अगस्त में, तो उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, जुलाई से 31 मार्च तक। जुलाई, फॉर एग्जांपल किसी को जॉब मिली है जुलाई 2019 में, तो उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, जुलाई 2019 से लेके 31 मार्च 2020।
20 तक का, ठीक है। तो उसका ज़रूरी नहीं है कि किसी का पहला जो प्रीवियस ईयर है वो 12 महीने का हो। इसमें एक एग्जांपल भी लिखा है मैंने नीचे, एग्जांपल इन केस ऑफ ए न्यूली सेटअप बिजनेस, किसी का नया नया बिजनेस सेट किया है किसी ने, तो न्यू ईयर विल बिगिन फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द न्यू बिजनेस। तो जो नया ईयर है वो कब स्टार्ट होगा भाई, जिस दिन उसने वो बिजनेस सेटअप किया है। एग्जाम्पल, राम स्टार्टेड हिज बिजनेस, राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 सितंबर 2019 को। प्रीवियस ईयर फॉर राम क्या होगा, 1 सितंबर 2019 से लेके 31 मार्च 2020। मतलब राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 सितंबर 2019 को किया, तो उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा भाई, 1 सितंबर से शुरू होगा 31 मार्च तक। अगर ये बिजनेस पहले से सेटअप किया होता तो हम कब से करते, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। अब उसने सेट ही मतलब बिजनेस स्टार्ट ही 1 सितंबर को किया है, तो उसकी इनकम जनरेट ही 1 सितंबर से हो रही है, तो 1 सितंबर से लेके 31 मार्च क्या होगा, उसका प्रीवियस ईयर होगा। Sometimes a financial year is both a previous year as well as assessment year. Previous year of the income, previous year किस इनकम के लिए, जिस इनकम में मतलब previous year for the income earned during the year, और assessment year किसके लिए, preceding year मतलब financial year। ये कह रहे हैं कि मतलब इसमें लिखा है कि कोई भी year assessment year भी है और financial year भी है। assessment year किसके लिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो ये लिखा है 2019-20, 2019-20 जो है साल था वो प्रीवियस ईयर किसके लिए है, 2019-20 प्रीवियस ईयर किसके लिए है, करंट इनकम के लिए। और असेसमेंट ईयर किसके लिए, फॉर द इनकम अर्न इन 2018-19, 18-19 में जो उसने इनकम अर्न की थी, जो इनकम अर्न की थी। देखो असेसमेंट ईयर फॉर द इनकम अर्न इन 18-19 में जो इनकम अर्न की, तो उसकी हम टैक्स कब पे करेंगे, 19-20 में करेंगे। अब देखो ये कह रहे हैं कि एक्सेप्शन ऑफ द रूल दैट इज़ टैक्सेशन ऑफ प्रीवियस ईयर इनकम इन असेसमेंट ईयर, मतलब कुछ एक एक्सेप्शंस दी हैं कि जब हम टैक्सेशन ऑफ प्रीवियस ईयर इनकम इन असेसमेंट ईयर, इन दिस केसेस एन एसेस इज लायबल टू पे टैक्स इन द सेम ईयर, मतलब कि प्रीवियस ईयर में ही हम टैक्स पे करेंगे, ना कि असेसमेंट ईयर में, इन विच ही अर्न द इनकम, मतलब जिस साल हम इनकम अर्न करेंगे उसी साल हम टैक्स पे करेंगे। इसका कुछ एक्सेप्शंस हैं ये। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और वो शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है। इफ़ नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी डूइंग एनी शिपिंग बिजनेस इन इंडिया, अगर ऐसे कोई नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी है और वो अपना बिजनेस इंडिया में कर रही है, तो इनकम ऑफ सच बिजनेस विल बी टैक्स इन द सेम ईयर, तो उसका जो टैक्स होगा हम सेम ईयर में ही काटेंगे, ना कि हम ये कहेंगे भाई ये तो प्रीवियस ईयर चल रहा है और असेसमेंट ईयर में आपको टैक्स नहीं है। भाई जिस साल तुमने कमाया उसी साल तुम टैक्स पे करके यहाँ से जाओगे। 7.5% ऑफ अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ कैरेज विल बी डीम टू बी द इनकम, और इसके अंदर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, जो 7.5% ऑफ अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ कैरेज, जो कैरेज पे कर रहे हैं उसका 7.5% करेंगे, वो हम क्या मानेंगे, विल बी डीम टू बी द इनकम, उसकी इनकम मानेंगे। सेकंड पॉइंट आता है इनकम ऑफ पर्सन्स लिविंग इंडिया, ऐसे पर्सन जो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। भाई तुम इंडिया छोड़ के जा रहे हो तो इसी साल टैक्स पे करके जाओ। अ पर्सन लीव्स इंडिया, कोई पर्सन अगर इंडिया छोड़ के जा रहा है, हैविंग नो इंटेंशन ऑफ रिटर्न बैक इन इंडिया, और उसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि वो वापस इंडिया में आए, द इनकम ऑफ दैट पर्सन विल बी टैक्स इन द सेम ईयर, उस पर्सन की जो इनकम होगी उसी साल उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए वॉन्ट्स टू लीव इंडिया ऑन 31 अगस्त 2019, कोई ए पर्सन है और वो इंडिया छोड़ के जाना चाहता है कब, 31 अगस्त 2019 को। देन इनकम फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 और 31 अगस्त तक उसकी जो भी इनकम होगी वो टैक्स कब पे करेंगे, वो 2019-20 में ही करेंगे, ना कि 20-21 में असेसमेंट ईयर में हम इसको करेंगे कि भाई अगले साल आप टैक्स पे करना, इस साल तो आप कमा रहे हो, ये तो प्रीवियस ईयर, इस साल कमाओ और अगले साल टैक्स पे करना। ना भाई, आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो और आपकी कोई इंटेंशन नहीं कि आप इंडिया में वापस आओ, तो जितने भी टैक्स बनता है आपका उसको आप पे करके जाओ। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बोर्ड ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। अगर ऐसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स बनी है, बोर्ड ऑफ इंडिविजुअल्स बना है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, इनकम इज कैलकुलेटेड अप टू द डेट व्हेन देयर पर्पस वाज कंप्लीटेड। अगर जिस कोई भी मतलब कि ग्रुप बना हुआ है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स बनी हुई है, जिस दिन उनका जिस पर्पस के लिए, पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो ग्रुप बना था और वो जिस दिन वो ख़त्म हो जाता है, तो तब तक ही हम उसका इनकम कैलकुलेट करेंगे। टैक्स इज कैलकुलेटेड इन द सेम ईयर ऑन द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। उस जिस साल तुमने, फॉर एग्जाम्पल सितंबर तक उनका पर्पस कंप्लीट हो जाता है, भाई 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक उसका हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स।
फोर्थ पॉइंट आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। ऐसा कोई काम मतलब कि फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो। ए हैज़ ट्रांसफर्ड हिज प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ हिज वाइफ टू अवॉइड टैक्स। ए ने ट्रांसफ़र कर दी अपनी प्रॉपर्टी, अपनी वाइफ के नाम करवा दी, किस लिए? टैक्स से बचने के लिए कर दी, इन द ईयर 2019-20 में, ठीक है। इफ़ टैक्स डिपार्टमेंट, अगर टैक्स अथॉरिटी को, टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाता है, विल एबल टू फाइंड दिस फ्रॉड, जो उसकी इनकम है 1 अप्रैल से लेके टू द डेट व्हेन ऑफिसर कमेंसेस प्रोसीडिंग्स, जब तक उन ऑफिसर्स को पता चलता है उनको टैक्स पे करने का, जिस साल मतलब जिस भी साल उनको पता चल जाता है उसी साल उनको वो सारा टैक्स पे करना पड़ जाएगा। 5वां पॉइंट कहते हैं ऑन डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अगर कोई बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है, इट विल बी टैक्स इन द सेम ईयर, टैक्स विल बी कैलकुलेटेड अप टू द डेट इन विच बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड। हम उस तारीख तक कैलकुलेट करेंगे टैक्स जिस तारीख तक उसका टैक्स उसने जिस तारीख तक वो बिजनेस चल रहा है। थैंक यू।